आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के देखिए 5 नंबर वाले सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें से टोटल 8 सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में। ये सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप सभी जितना हो सके जो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास ये कंटेंट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। इससे पहले भी देखिए इकोनॉमिक्स के 2 या 3 वीडियो शायद अपलोडेड चैनल पे, उन वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या है, तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताओं का विवेचना करें। ठीक है, एक सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तटस्थता वक्र का जो सिद्धांत इसने किसने प्रतिपादित किया था। ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आपके मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। तो पहला जो सवाल का आंसर हमारे पास, तो उपभोक्ता के अधिमान जो होते हैं उनके पैमानों को देखिए हम लोग जो मेजरमेंट का तरीका होता है, एक तालिका मतलब एक टेबल या फिर कह सकते हैं एक वक्र जिसे हम लोग तटस्थता वक्र के माध्यम से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ये जो वक्र होता है इस वक्र को देखिए उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह दो वस्तुओं में ऐसे संयोजन को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को देखिए एक समान क्या होता है, यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त होता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, जब वस्तुओं के सभी बंडल या फिर जो संयोजन समान रूप से देखिए संतोष प्रदान कर देता है उपभोक्ता को, तब इनके बीच देखिए जो कह सकते हैं तटस्थ या फिर ये वक्र जो होता है वो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। अतः हम इसे कह सकते हैं देखिए ऐसे संयोजन को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होता है, ऐसा रिलेशन को बताने वाला, उस वक्र को देखिए हम लोग तटस्थता वक्र या फिर उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। अब इसके देखिए कुछ विशेषताएं हैं जो हमें जाननी है। कि पहला ये देखिए क्या विशेषता है कि तटस्थता वक्र की जो ढाल होती है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है और यह वक्र नीचे की ओर दाईं ओर झुका होता है। अर्थात जो हमारा तटस्थता वक्र होता है इसका जो झुकाव होगा नीचे की तरफ वही ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए जब उपभोक्ता क्या होता है किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि लाना चाहता है तो दूसरा जो वस्तु है उसके उपभोग में उसको क्या करना पड़ेगा, कमी लाना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट हमें जानना है। दूसरा पॉइंट हमारे क्या है हमारे पास कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु यानी जो ओरिजिन क्या होता है उसके उन्नतोत्तर होता है या उन्नतोत्तर होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यह तटस्थता वक्र बाएं भुजा की ओर अधिक ढालू होता है तथा दाहिनी ओर इसकी जो ढाल होती है वो कम होती है। तटस्थता वक्र की यह विशेषता है दो वस्तुओं के बीच क्या करती है, ये सीमांत प्रतिस्थापन दर की ह्रासमान प्रवृत्ति को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि एक वस्तु जो होता है एक की पहले प्रत्येक अगली इकाई को वस्तु की जो मात्रा होता है उसमें हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं। अतः जो तटस्थता वक्र का जो कह सकते हैं मूल बिंदु हो गया ढालन बिंदु हो गया वो क्या होता है, ओरिजिन की ओर उन्नतोत्तर होता है। ठीक है, तो ये इसके 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब यही बात देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है इसका इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बातें मैंने आपको वहाँ हिंदी में बताई वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके 2 फीचर देखिए, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है और ये कनकेव टुवर्ड्स क्यों होता है ओरिजिन के प्रति, ये हमें बताया गया। तो इसे वीडियो को पॉज करिएगा और इसे अपने कॉपी में देखिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है देखिए हमारे पास, केंद्रीय बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का विवरण करना हमें। सेंट्रल बैंक के 2 कार्य जो होते हैं वो हमें बताने हैं। और ये सवाल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था क्योंकि ये सवाल अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर चेक करिएगा उसमें इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाता है। तो केंद्रीय बैंक के देखिए कोई 2 कार्य आपको बताने, आप कोई भी लिख सकते हैं। पहला तो होता है कि पत्र मुद्रा यानी जो हमारा करेंसी होता है उस नोट को जारी करना काम करता है। फिर अगला काम जो होता है ये क्या करता है, हम लोग कहते हैं बैंकों का बैंक, क्योंकि ये हर बैंकों का कह सकते हैं मालिक होता है या फिर सारे बैंकों को ऋण देता है। तो पहला काम देखिए ये क्या करता है कि सभी देशों में नोट निर्गमन अर्थात जो मुद्रा होता है पत्र मुद्रा जिसे कहते हैं वो केंद्रीय बैंकों द्वारा होता है। केंद्रीय बैंक के उदय एवं विकास के साथ इन्हें यह विशेष अधिकार प्राप्त होता है, यहाँ तक कि जो हमारे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इन्हें निर्गमन करने वालों बैंक के नाम से भी जाना जाता था। केंद्रीय बैंक की जो स्थापना के पूर्व सभी बैंकों को पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वे कई बार आवश्यकता से अधिक नोट छाप देते हैं जिससे क्या होता है मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए केंद्रीय बैंक को देखिए नोट निर्गमन अधिकार जरूर दिया गया है, लेकिन जो पत्र मुद्रा जो हमारा करेंसी जारी उस पर नियंत्रण रखा जाए ये भी बोला गया है। साथ ही साथ इसमें नोट के निर्गमन में एक रूपता भी क्या आ जाती है। फिर हम लोग जानते हैं बैंकों का बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। यह देश के अन्य सभी बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। सदस्य बैंकों के जो नगद कोष का एक भाग जो होता है वो केंद्रीय बैंक के पास कुछ पार्ट जमा रहता है और केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, इन बैंकों के जो नगद कोष रहता है इसको केंद्रीकरण होने से इस धन का जो उपयोग, मान लीजिए कोई दिक्कत आ गया बैंक में तो संकट काल की स्थिति में इस रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे देश की जो साख प्रणाली है अधिक लोचदार हो जाती है तथा बैंकों के नगद कोष का अधिकतम उपयोग हो पाता है। जब व्यावसायिक बैंकों को देखिए
अन्य किसी स्रोत से ऋण प्राप्त नहीं होता है, तब केंद्रीय बैंक ही अंतिम समय उन्हें क्या देता है, ऋण प्रदान करता है। और यही कारण है देखिए कि केंद्रीय बैंक को क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक अथवा ऋणदाता कहा जाता है। केंद्रीय बैंक जो होता है सदस्य बैंकों को आवश्यक परामर्श एवं निर्देश देता है तथा उनके जो पारस्परिक लोन का जो फैसिलिटर है ये भी इसको निपटारा करता है। अब देखिए यही बात आपसे बच्चों यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लिख दी गई है कि गिव डिटेल्स ऑफ एनी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। द मेन टू फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के देखिए दो फंक्शन क्या है, पहला तो पेपर करेंसी जो हम लोग कहते हैं मुद्रा नोट कह सकते हैं, ये उसको जारी करता है, इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम तो ये हो गया। तो इसे आप लोग लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर अगला सवाल मतलब अगला पॉइंट जो इसमें था बच्चों हमारे पास, तो ये पूरा देख लीजिए। अगला पॉइंट है क्या, बैंक ऑफ द बैंक किसे कहा जाता है, किसे, तो सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, या फिर हमारे वर्तमान में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करिएगा और इसे लिखिएगा अपने कॉपी में। अगला है हमारे पास देखिए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में आपको संबंध बताना है, क्या इसके संबंध है। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में देखिए बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की आधिकारिक इकाइयों पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता हो उसमें कम आ जाती है, परंतु उसका जो कुल उपयोगिता होता है वो बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, समय पर क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर नहीं हो जाती, इसके बाद सीमांत उपयोगिता क्या होने लगता है, जब शून्य होगा उसका ऋणात्मक होने लगेगा और कुल उपयोगिता भी क्रमश क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। अब इसके देखिए कुछ कह सकते हैं पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता घटेगा वैसे वैसे जो हमारे पास वो कुल उपयोगिता वो बढ़ेगा। सीमांत उपयोगिता शून्य होगा तब कुल उपयोगिता अधिकतम टॉप लेवल पर होगा, और जब शून्य ऋणात्मक होने लगेगा तब कुल उपयोगिता भी क्या धीरे धीरे घटने लगेगा। तो ये 3 पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। यही सवाल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, तो इसे आप लोग ये लिख लीजिएगा, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, दोनों के बीच में क्या संबंध है। और इसी संबंध को देखिए यहाँ पॉइंट वाइज भी बता दिया गया है, तो आप लोग इसे कॉपी में अपने अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर सवाल रहा। चौथा सवाल देखिए आपके पास, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन। आप मेरी बात मत मानिए, पिछले का मॉडल पेपर चेक कर लीजिए, ये सवाल आपको भरा हुआ मिलेगा, सबसे ज्यादा आया हुआ ये सब सवाल रहता है मॉडल पेपर का। तो पूर्ण प्रतियोगिता में देखिए एक फर्म जो होता है वो किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है ये हमें बताना है। तो एक फर्म संतुलन की अवस्था में उस समय कहा जाता है जबकि उसमें ना तो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने और ना ही घटाने की यहाँ पर प्रवृत्ति नेचर पाया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो संतुलन की स्थिति में जो फर्म होता है वो अधिकतम लाभ कमा रही होती है। ऐसी स्थिति में यदि अगर उत्पादन की स्थिति में कोई वृद्धि करता है तो उसे लाभ के स्थान पर क्या होगा, हानि उठाना पड़ता है। इसीलिए फर्म के संतुलन की स्थिति में देखिए कोई उत्पादक अपने वस्तु के संतुलन उत्पादन की मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता। इस प्रकार देखिए किसी भी जो फर्म रहता है हमारे पास वो संतुलन उत्पादन की मात्रा पर क्या होता है, निर्भर होता है, जिसके द्वारा जो उसका लाभ होता है वो अधिकतम हो जाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में देखिए जो हमारे फर्म का अल्पकालीन संतुलन दो केस बनता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, एक लॉन्ग टाइम, जिससे हम लोग दीर्घकालीन हो गया और शॉर्ट टाइम वाला हमारे पास अल्पकालीन हो गया। तो अल्पकाल में देखिए यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उत्पादक क्या होगा, अपना जो फर्म रहा उसका उसकी वर्तमान उत्पत्ति के साधनों का क्या आधिकारिक जो रहेगा वो प्रयोग करके उत्पादन वृद्धि करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इतना कम समय होता है कि वो स्थिर साधनों में कोई वृद्धि नहीं कर सकता है। इसलिए यदि मान ले कि कोई उद्योग में सभी फर्मों का लागत जो समान है वो सेम है, तो सभी फर्म क्या करेंगे, औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र समान रहेगा यहाँ पर। वहीं पर जब ये दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के रहेगा तो दीर्घकालीन फर्मों के पास इतना बहुत समय रहता है कि वो उत्पादक मांग के अनुसार क्या कर सके, कोई भी स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों घटा बढ़ाकर जो कह सकते पूर्ति का जो स्टेबिलिटी रहता है वो स्टैब्लिश कर सकता है। दीर्घकाल में देखिए कोई भी साधन स्थिर या बंधा नहीं होता, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं होने पर भी इसका जो स्थानांतरण है वो अन्य उद्योगों से आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग नोट डाउन करिएगा। और इसी को हम लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे तो देयरफॉर के बाद फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म आ जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म के लिए देखिए ये किस प्रकार काम करता है। तो ये शॉर्ट टर्म वाला हमारे पास आंसर आ गया और ये रहा आपके लिए लॉन्ग टर्म वाला आंसर, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप लोगों को लिखते चलना जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी लोग रहे। फिर अगला हमारे पास मुद्रा की पूर्ति से क्या लाभ है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की जो वैकल्पिक मापों को हमें बताना है। तो ऐसा कोई भी देखिए साधन जिसका हम लोग विनिमय मतलब एक्सचेंज के रूप में इसमें करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में देखिए विधिग्राह्य जो हमारा धातुमान पत्र या नोट और सिक्का जो आ गया उसमें
एवं ऐच्छिक मुद्रा जो साख मुद्रा तथा सभी शामिल होते हैं। मुद्रा की पूर्ति अथवा जो कुल जो कैसा निर्धारित मात्रा होता है वो 3 तत्व यहाँ पर शामिल होते हैं। पहले तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो निर्गमित विभिन्न मूल्यों के नोटों की कुल मात्रा रखना, सरकार की ओर से जो भी निकाली मुद्रा है अथवा विभिन्न प्रकार के सिक्कों की कुल मात्रा को बैलेंस करना है, और साथ ही साथ बैंकों में जो मांग जमा की कुल मात्रा, मौद्रिक साधनों की पूर्ति की मात्रा अनेक तत्वों द्वारा यहाँ प्रभावित होती है, जैसे सरकार द्वारा मुद्रा की पूर्ति, राष्ट्र की स्वर्ण संपत्ति और बैंकों का सुरक्षित कोष, साख मुद्रा का विस्तार, आर्थिक विकास का स्तर, विनिमय के लिए वस्तुओं की मात्रा, सामाजिक रिवाज तथा व्यक्तिगत स्वभाव इत्यादि। अब यहाँ पर एक और कुछ पॉइंट लिखे गए कि मुद्रा की जो उपलब्ध मात्रा है अथवा पूर्ति किसी निश्चित समय से संबंध रखती है। यदि हम मुद्रा की पूर्ति यानी किसी निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष से कम देखते हैं तो उसके लिए जो मुद्रा की चलन गति इस पर हमें विचार करना होगा। एक निश्चित समय में देखिए इसको हम लोग एक इकाई औसतन जितने बार भुगतान करने प्रयोग कर सकते हैं उससे हम लोग क्या कहें मुद्रा की चलन गति के नाम से जाना जाता है। और जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा के चलन गति गुना करेंगे मुद्रा का जो कह सकते हैं स्वप्रभावित पूर्ति होगा वो हम लोग मालूम कर सकते हैं। ये बात यहाँ बताया हुआ है। और यही बात देखिए व्हाट इज द मीन बाय द सप्लाई ऑफ मनी, अल्टरनेटिव क्या यूज है पब्लिश जो आरबीआई के द्वारा किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बताना आपको। तो पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। फिर जो फीचर्स थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, 2 फीचर्स यहाँ आगे आपको दिख रहा होगा। तीसरा फीचर्स देखिए यहाँ पॉइंट में हमारे पास नीचे लिखा हो तो इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए हमारे पास द एबिलिटी, वही जो मैंने बताया लास्ट में आपको, तो यह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर अगला क्वेश्चन, मांग की लोच के विभिन्न कारक, और ये भी वीवीआई सवाल है। तो सभी प्रकार की जो मांग होगी हमारे पास, मांग की लोच एक समान नहीं रहती है। कुछ वस्तुओं की मांग की कीमत जो लोच होती है वो अधिक होती है और कुछ वस्तुओं का कम होगा। मांग की लोच अथवा जो कह सकते हैं मांग की कीमत लोच है, ये कुछ 5 प्रकार से बांटा गया इसको। पहला देखिए हमारे पास परफेक्ट, ये सब कुछ सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है कि आप पूर्णतया लोचदार मांग से क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सापेक्षिक वाला सवाल आता है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव में भी इससे सवाल पूछा जाता है। तो जिन वस्तुओं की कीमत देखिए कोई परिवर्तन नहीं होना अथवा बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी उनकी मांग में क्या होता है, असीम या अनंत परिवर्तन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उन वस्तुओं की मांग को पूर्णतया लोचदार कहा जाता है। फिर अगला है हमारे पास सापेक्षिक लोचदार यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब क्या होता है, कीमत परिवर्तन के अनुपात में किसी वस्तु की मांग से अधिक परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की जो मांग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षिक लोचदार मांग कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास यूनिट इलास्टिक डिमांड मतलब सम लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में उसी अनुपात में देखिए परिवर्तन होता है जिन वस्तु अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ, तो इस प्रकार का मांग को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मतलब बराबर हो गया, सम लोचदार मांग कहा जाता है। इसके बाद हो गया हमारे पास सापेक्षिक बेलोचदार मांग, मतलब हो गया जब कीमत परिवर्तन की अपेक्षा क्या होता है, मांग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात कम होता है, तो इस मांग को क्या कहा जाएगा, सापेक्षिक बेलोचदार मांग। और लास्ट पॉइंट हमारे पास में पूर्णतया बेलोचदार परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जब वस्तु की कीमत में क्या होगा, परिवर्तन होने पे मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो ये क्वेश्चन हमारे 6 का आंसर था। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग इसी सवाल में इंग्लिश में। तो ये टोटल रहा पहला का आंसर। पहला हो गया हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, फिर हो गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमारे पास ये पॉइंट, तीसरा हो गया यूनिट इलास्टिक डिमांड, फिर चौथा हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और लास्ट वाला हो गया परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास 2 प्रश्न और है। तो बाजार के मुख्य तत्व या विशेषता बताना है। तो बाजार के मुख्य तत्व या उनकी विशेषता कुछ इस प्रकार से बताई गई है कि वस्तु, बाजार के लिए किसी वस्तु को होना एकदम कंपलसरी अनिवार्य है। बाजार का संबंध किसी वस्तु विशेष से होता है। विभिन्न वस्तुओं के आज बाजार भी अलग अलग होते हैं, जैसे सोना चांदी का, सब चीज़ का अलग अलग लगता है। किसी क्षेत्र में देखिए कोई भौगोलिक क्षेत्र हो तो वहाँ होना आवश्यक है जिसमें क्रेता विक्रेता आराम से क्या उस फैले जगह में आए और कह सकते हैं, उदाहरण के लिए किसी देश में कोई भाग है, वहाँ पर वस्तु को मांग हो तो ही वहाँ पर सामान बिकेगा वरना बिक पाएगा, तो इसे हम लोग उस क्षेत्र का होना जरूरी है। दूसरा क्या, क्रेता और विक्रेता, ठीक, बेचने वाला खरीदने वाला, दोनों बाजार का एक इंपॉर्टेंट अंग होता है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार में देखिए क्रेता और विक्रेता में जो प्रतियोगिता जो कह सकते हैं जो प्रतियोगिता होता है वो होना आवश्यक है। इसी के बीच देखिए क्या होगा, किसी भी वस्तु को जो कीमत में जो वैल्यू रहेगा वो रहने की यहाँ प्रवृत्ति पाया जाएगा। और एक कीमत मतलब बाजार में जो संपूर्ण क्षेत्र में किसी वस्तु को एक कीमत होना चाहिए। यदि किसी वस्तु 2 कीमत होंगे तो इसमें बाजार भी क्या होंगे, 2 भागों में बढ़ जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। और यही बात देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। तो ये हिंदी में लिखा हुआ, सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ, आप लोग नोट डाउन करिए। पहला हो गया कमोडिटी हो गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास एरिया हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया, फिर हो गया बायर्स और सेलर, फिर हो गया परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और एक लास्ट पॉइंट हो गया हमारे पास वन प्राइस। एक ही जगह सब जगह एक ही प्राइस चलना चाहिए, तभी ये कॉम्पिटिशन चल सकता है, ठीक है।
फिर अगला हो गया लास्ट क्वेश्चन, और ये भी वीपीआई। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, किन्हीं 3 कठिनाइयों का सामना करने बोला है, बताना है। तो जिस वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, विनिमय एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग जैसे चावल के बदले गेहूं, पहले जो सिस्टम चलता है, कपड़ा के बदले कागज, कलम मुद्रा के आविष्कार के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन चलता था। लेकिन इसमें देखिए बहुत सारे दोस्त है, क्या क्या दिक्कत था आपको समझना होगा। दोहरा सहयोग, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वस्तु विनिमय प्रणाली में यदि हमें किसी वस्तु चाहिए और ऐसे व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसको सेम वस्तु का जरूरत पड़ेगा, तभी ना हो सकता, वरना होगा तो उस वस्तु के बदले हमारे पास की वस्तु किसी वस्तु को लेने के तैयार होगा, तभी बिक सकता, वरना नहीं बिक सकता। फिर क्या होगा, देखिए मूल्य में एक सर्वमान्य मापक या फिर क्या होगा, अभाव होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली को दूसरी प्रधान कठिनाई मूल्य की क्या होगा, एक सर्वमान्य मापक के अभाव से संबंधित है। इस प्रणाली में मूल्य का कोई भी एक सर्वमान्य मापक नहीं होता, इसमें दो वस्तुओं के बीच विनिमय की शर्तों के निर्धारण में असुविधा होती है। और अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारे पास, कि जो मूल्य संचय होता है यहाँ पर जो मूल्य का, उसका अभाव होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे प्रमुख कठिनाई माना जाता है कि इसमें जो मूल्य का रहता है संचय करना, वो बहुत दिक्कत होता है। इस पद्धति में वही व्यक्ति सबसे अधिक धनी है जिसके पास अधिक सामान या आवश्यक वस्तु हो गया, जैसे अनाज हो गया, कपड़ा, जानवर, दूध, ये सब के सब इंपॉर्टेंट सामान आते हैं। और एक बात, बार्टर सिस्टम, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ बार्टर सिस्टम के बारे में पहला डेफिनेशन हो गया। उसके बाद 3 क्या है डिफरेंस, तो मैंने आपको बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू हो गया और हमारे पास ये सेकंड नंबर पॉइंट, और थर्ड नंबर हो गया लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो ये 3 पॉइंट होते हैं। और इसी प्रकार मैंने आपको देखिए 8 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर के सवालों में, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मॉडल पेपर पूरा पढ़ के जाना है, मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपका ऑब्जेक्टिव वाला भिड़ेगा, सब्जेक्टिव वाला भिड़ेगा, और ये कुछ सवाल जो आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको दिल से ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कभी मत करिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।